हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी अगर बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में जो पेपर 3 है आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसके आज हम लोग सुपर 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी एमसीक्यूज की क्लास फर्स्ट रहेगी। ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव क्लास है वो फर्स्ट एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने शिक्षा का तकनीकी का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, आवश्यकता क्या है, सिद्धांत क्या है, वो सारा डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इसमें टॉप 50 जो सुपर एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेन भी नीचे दिया गया है एंड इस तरीके से जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है और ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। जहां तक उम्मीद है एग्जाम आपका 90% ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम बाय चांस सब्जेक्टिव हो जाता है तो इसीलिए हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ रहे हैं। जो पेड स्टूडेंट हैं उनको ऑब्जेक्टिव कंटेंट भी दिया जा रहा है, सब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है, ताकि हम लोग कहीं से भी कमजोर ना रहें और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयारी करेंगे। जैसे एग्जाम मर्जी हो जाए हम पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हैं। नोट्स लेने के लिए जो नंबर दिया गया है आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आज का सुपर 50 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है शैक्षिक तकनीकी का क्या अर्थ है। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए। एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना, या फिर इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है ए, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। आपको बताते चले डिफरेंट, यहां पे आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। शैक्षिक तकनीक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक ऐसी प्रविधि का विज्ञान जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं उन तक पहुंचने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ये एक प्रविधि का विज्ञान है। ठीक है, शिक्षण की जो क्रियाएं हैं उनका यंत्रीकरण करना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी कि यहां पे आपका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा क्वेश्चन कहता है सेकंड नंबर, NETF का पूरा अर्थ बताइए। NETF का पूरा नाम क्या है? NETF का जो पूरा नाम है आपका वो है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट वन, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर कहता है NETF का नाम तो आपने जान लिया, अब इसके कार्य बताइए क्या हैं। तो NETF का जो कार्य है वो है आपका शैक्षिक संस्थाओं के प्रमुखों यानी कि केंद्रीय और राज्य सरकारों के नवीनतम ज्ञान व अनुसंधान को एक दूसरे के साथ साझा करना। ठीक है, ये इसका काम है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए राइट है। शैक्षिक संस्थाओं के जो प्रमुख हैं और केंद्रीय और राज्य सरकारों के नवीनतम ज्ञान और अनुसंधान को एक दूसरे के साथ साझा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? क्या स्किनर ने किया, क्या ग्लेसर ने किया, या फिर ब्राइनो मोर जोन्स, या फिर लुम्सडेन? विच वन इज द राइट वन ओवर? यहाँ पे सही क्या है? गेस कीजिए, अनुमान लगाइए, फिर हम आपको बताते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले आपके अपने ब्रायन मोर जोन्स हैं। कौन? ब्रायनो मोर जोन्स हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर इन्होंने किया था तो फिर कोई सन भी तो रहा होगा, किस सन में किया था ये भी बताते चलिए। ये जो सन था जिसमें इन्होंने सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो था आपका 1967। कौन सा था? 1967। 1967 में ब्रायनो मोर जोन्स ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। 1967 में ब्रायनो मोर जोन्स ने। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया? सिडनी प्रेसी, डेविस, स्किनर, या फिर लुम्सडेन? विच वन इज द राइट वन ओवर हियर? तो यहाँ पे शिक्षण मशीन का आविष्कार जो करने वाले आपके हैं वो हैं सिडनी प्रेसी। कौन है? सिडनी प्रेसी। फिर बात यहाँ पे आती है, अगर ये इन्होंने आविष्कार किया है तो किस सन में किया है ये भी बता दीजिए। ये है, इन्होंने किया है 1926 में। कब किया है? 1926 में। इसको लिख लीजिए एक लाइन में कि शिक्षण मशीन का आविष्कार सिडनी प्रेसी ने 1926 में किया था। ओके,
अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास कब किया गया? अभिक्रमित अधिगम तकनीक का विकास 1930, 40, 50, 60। 1930, 40, 50, 60 किस सन में किया गया? तो यहाँ पे जो किया गया था इसका आविष्कार वह आपका 1950 में किया गया। अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास 1950 में किया गया। नाम बता दीजिए किसने किया, नाम भी सुन लीजिए। ये किया था आपके B.F. स्किनर ने। किसने? B.F. स्किनर ने। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभिक्रमित अधिगम तकनीकी का विकास B.F. स्किनर ने 1950 में किया था। आगे बढ़ें, चलिए। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत आता है, प्रणाली उपागम के अंतर्गत आता है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर है वह शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है। हार्डवेयर को शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर उपागम है, ये किसके अंतर्गत आता है बताते चलें आपको। अगर आपको आता है तो आपने गेस्ट कर लिया होगा। सॉफ्टवेयर उपागम जो है आपका ये शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत आता है। एंड आपका तीसरा क्वेश्चन कहता है कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय जो है वो क्या है? तो यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी तृतीय जो है वो आपका वो प्रणाली उपागम कहलाता है। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हमने डाल दिए ताकि आप जो है इसको कंफ्यूजन आप करना रहे कि फर्स्ट को क्या कहते हैं, सेकंड को, थर्ड को। तीनों ही ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन कहता है सापेक्षिक तकनीकी को डैश कहा जाता है क्या? सापेक्षिक तकनीकी को हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रणाली उपागम कहते हैं, या फिर प्रणाली विश्लेषण कहते हैं। चलिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट इसमें से क्या होगा? देखिए, टेक्नोलॉजी को भी इतने हल्के में मत लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इतने मार्क्स ऑब्जेक्टिव में नहीं आते जितने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में आ जाते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। सापेक्षिक तकनीकी को कहा जाता है, सापेक्षिक तकनीकी को डियर फ्रेंड यहाँ पे कहा जाता है हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? सापेक्षिक तकनीकी को हार्डवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोमल शिल्प उपागम यानी कि सॉफ्टवेयर को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी नाम किसने दिया है? कोमल शिल्प उपागम को यानी कि सॉफ्टवेयर को रचनात्मक शिक्षण तकनीकी किसने कहा है? आपके जेनसन ने, स्किनर ने, सिल्वरमैन, या फिर ग्लेसर। किसने कही है ये बात? तो ये जो कहने वाले हैं आपके, ये सिल्वरमैन है। सिल्वरमैन कहते हैं कि जो कठोर शिल्प उपागम है उसको हम रचनात्मक शिक्षण तकनीकी नाम भी दे सकते हैं। इसलिए ऑप्शन जो सी है आपका वो राइट हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है, देखिए, किसी भी प्रणाली के कितने मूलभूत प्राचल यानी कि पैरामीटर्स होते हैं? 5, 6, 4, 3। चलिए, तो कोई भी प्रणाली, किसी भी प्रणाली के जो मूलभूत प्राचल यानी कि पैरामीटर्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए। इसमें आपका अदा आता है, उसके बाद प्रक्रिया आती है, फिर प्रदा आता है, उसके बाद फिर आपका पर्यावरणीय संदर्भ आता है। देखिए, इनपुट का मतलब है कि जब भी हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो फिर कंप्यूटर तुरंत उसको प्रोसेस करता है। ओके, इसके बाद प्रक्रिया सेकंड वाली होती है प्रोसेसिंग की। फिर उसके बाद हमको कंप्यूटर रिजल्ट देता है जो कि आउटपुट कहलाता है, इसलिए 3 नंबर पे आता है। कुछ लोग इसको सेकंड नंबर पे रख देते हैं, अदा प्रदा फिर प्रक्रिया। नहीं, पहले अदा होता है, पहले हम इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस में लेता है और फिर हमको जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट कहलाता है। फिर इसके बाद पर्यावरणीय संदर्भ। चार हो गए। ये आपके मूलभूत ये पैरामीटर्स हैं 4। क्या है? ये 4 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा प्रणाली का प्राचल नहीं है? इसमें से कौन सा पैरामीटर्स नहीं है? अदा नहीं है, प्रदा नहीं है, या प्रक्रिया नहीं है, या शिक्षण के स्तर नहीं है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि आपका पहले अदा आएगा, फिर प्रक्रिया आएगा, फिर प्रदा आएगा। ये तीनों ही जो है पैरामीटर्स हैं, लेकिन शिक्षण के स्तर जो यहाँ पे हैं ये प्रणाली का पैरामीटर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर पर्यावरणीय संदर्भ होता तो फिर ऑल ऑफ दी अबव हो जाते। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव की अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? क्या ये GOM लीथ ने दिया है? क्या ये रॉबर्ट ए कॉक्स ने दिया है?
या जैकोटा ब्लूमर ने दिया है या फिर प्रोफेसर शिव कुमार मित्रा ने दिया है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मानव की अधिगम स्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ऐसा कहने वाले आपके अपने रॉबर्ट ए कॉक्स हैं। कौन? रॉबर्ट ए कॉक्स हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण तकनीकी किसका मुख्य रूप है? शैक्षिक तकनीकी का, मॉस मीडिया का, मल्टीमीडिया का या फिर रेडियो का? शिक्षण तकनीकी जो है ये किसका मुख्य रूप है? तो ये आपका जो है शिक्षण जो तकनीकी है ये शैक्षिक तकनीकी का मुख्य रूप है। किसका? शैक्षिक तकनीकी का। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पाठ्यवस्तु पर स्वामित्व यानी कि मास्टर ऑफ द कंटेंट किस तकनीकी के अंतर्गत आता है? अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत आता है, शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत आता है, व्यवहार तकनीकी या फिर अनुदेशन प्रारूप के अंतर्गत आता है? पाठ्यवस्तु पर जो स्वामित्व है यह आपका किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें आपका राइट वन ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण तकनीकी, एजुकेशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 इस कहता है कि डेविस तथा ग्लेसर द्वारा शिक्षण तकनीकी के कितने तत्व बताए गए हैं? 3, 4, 5, 1, 2, 3 कितने? 3, 5, 4, 1 कितने बताए गए हैं? डेविस और ग्लेसर के द्वारा शिक्षण तकनीक के जो तत्व बताए गए हैं आपके वो सी यानी कि 4 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं 4 ये भी हमने लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। एक तो आपका शिक्षण का नियोजन है जिसको प्लानिंग ऑफ टीचिंग कहते हैं। ओके, दूसरा शिक्षण का संगठन है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग कहते हैं। तीसरा जो तत्व है, एलिमेंट है इसका, वह आपका क्या है? शिक्षण का अग्रसरण यानी कि लीडिंग ऑफ टीचिंग कहलाता है। फोर्थ वन आपका शिक्षण का नियंत्रण है, कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग कहलाता है। तो इस तरीके से ये 4 तत्व बताए गए हैं शिक्षण तकनीकी के। ठीक है, बात यहाँ पे क्लियर हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 18 नंबर, अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया? BF स्किनर ने, रॉबर्ट ग्लेसर ने, नॉर्मन ए क्राउडर ने या फिर गिलबर्ट ने? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा इसमें राइट है? अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? ये आपके देने वाले BF स्किनर हैं। कौन है? BF स्किनर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो राइट हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, अनुदेशन तकनीकी को किसने सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है? अनुदेशन तकनीकी को ये नाम किसने दिया है? सबऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसने नाम दिया है? ये रॉबर्ट ग्लेसर हैं, गिलबर्ट हैं, नॉर्मन ए क्राउडर हैं या फिर रॉबर्ट ए कॉक्स हैं? यहाँ पे आपके रॉबर्ट ए कॉक्स हैं। कौन है? रॉबर्ट ए कॉक्स ने ये नाम अनुदेशन तकनीकी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस तकनीकी में विद्यार्थियों को अधिगम में निरंतर रुचि बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार पुनर्बलन प्रदान किया जाता है? अनुदेशन तकनीकी में, व्यवहार तकनीकी में, शिक्षण तकनीकी में या फिर अनुदेशन प्रारूप में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट इसमें से क्या होगा आप चूज कीजिए। राइट वन ऑप्शन आपको बता दें ए होगा, ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है श्रृंखला तथा साखी अभिक्रमित अनुदेशन किसके प्रकार हैं? तो श्रृंखला और साखी अभिक्रमित अनुदेशन जो हैं ये आपके अभिक्रमित अनुदेशन के ही प्रकार हैं। किसके? अभिक्रमित अनुदेशन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है किस तकनीक में शिक्षक के शाब्दिक तथा अशाब्दिक प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है? किस तकनीक में शिक्षक का शाब्दिक और अशाब्दिक प्रकार का जो व्यवहार है किसके अंतर्गत आता है? क्या वो व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आता है, अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत आता है, अभिक्रमित या फिर अनुदेशन? किसके अंतर्गत आता है? यह आपका व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? व्यवहार तकनीकी में शिक्षक के शाब्दिक और अशाब्दिक प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यथार्थवत शिक्षण और माइक्रो टीचिंग ये किसके उदाहरण हैं? तो ये जो हैं आपके वो व्यवहार तकनीकी के उदाहरण हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और आपने कितने सही किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य है? बात इसमें कौन सी सही है? कंप्यूटर सह अनुदेशन एक स्वचालित अनुदेशनात्मक प्रविधि है। इस विधि में स्वचालित आंकड़े तैयार करने वाले उपकरण प्रयोग किए जाते हैं।
क्या ये दोनों बातें सही हैं या इनमें से कोई भी सही नहीं है? तो यहाँ पे बातें दोनों ही सही हैं। कंप्यूटर से अनुदेशन एक स्वचालित अनुदेशनात्मक प्रविधि है। इस विधि में स्वचालित आंकड़े तैयार करने वाले उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। 24 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में किस सन में इलनिवायस विश्वविद्यालय में प्रयोग में लाया गया था? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन के रूप में किस सन में इलिनवॉयस विश्वविद्यालय में प्रयोग में लाया गया था? तो वो आपका जो सन था वह 1961 था। कौन सा? 1961। ऑप्शन ए इज द राइट वन। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सह अनुदेशन से संबंधित नहीं है? 3 तो कंप्यूटर सह अनुदेशन से रिलेट करेंगे, एक क्वेश्चन कंप्यूटर सह अनुदेशन से रिलेट नहीं करेगा, वो आपको ढूंढना है। इसमें विद्यार्थियों की रुचि और विषय वस्तु के अनुसार शिक्षक कार्यक्रमों का निर्माण करता है। बात तो ये ठीक लग रही है। इसमें मॉनिटर के माध्यम से विद्यार्थी इन कार्यक्रमों का अवलोकन करते हैं, जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर में, उसके माध्यम से बात ये भी ठीक लग रही है। विद्यार्थियों को तुरंत फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। ये अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जटिल है। तो ये जो है वो कंप्यूटर से अनुदेशन से रिलेट नहीं करता है, संबंधित नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका D1 जो है वो राइट है। बाकी 3 ऑप्शन आपके कंप्यूटर से अनुदेशन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सह अनुदेशन का लाभ नहीं है? कौन सा? इसके द्वारा प्राप्त अधिगम सर्वोत्तम और स्थायी होता है। क्या ये कंप्यूटर सह अनुदेशन का लाभ नहीं है? इसके द्वारा सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा स्व अधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं, यह विद्यार्थियों के लिए रुचिकर होती है। कौन सा सह अनुदेशन का लाभ नहीं है? तो इसका लाभ नहीं है, इसके द्वारा सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके द्वारा प्राप्त अधिगम सर्वोत्तम स्थायी होता है। इसके द्वारा स्व अधिगम के अवसर भी प्राप्त होते हैं, बच्चा खुद सेल्फ लर्निंग कर सकता है, विद्यार्थियों के इंटरेस्टेड भी है। तो बाकी 3 ऑप्शन आपके राइट हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किस प्रकार से किया जाता है? क्या शिक्षक कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? क्या शिक्षक शिक्षण कार्य को इफेक्टिव बनाता है कंप्यूटर के माध्यम से? क्या शिक्षक विद्यार्थियों को सृजनात्मक शक्ति को जागृत करता है कंप्यूटर के माध्यम से? ये फिर यहाँ पे सारी बातें सही हैं। आपको बताते चलें, यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि जो टीचर है वो कंप्यूटर का प्रयोग जो है कि शिक्षण कार्य को इफेक्टिव बनाने के लिए भी करता है, विद्यार्थियों को कुछ क्रिएटिव करने के लिए भी करता है ना। और कंप्यूटर के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम जो प्रक्रिया है वो भी इंक्रीज होती है, उत्तेजित होती है। ई अधिगम को जाना जाता है किसके नाम से? इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के नाम से, कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम के नाम से, या फिर दोनों बातें सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ही बातें सही हैं। इलेक्ट्रॉनिक को ई अधिगम को, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के नाम से भी इसको जानते हैं और कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन ए एंड बी दोनों ही आपके सही हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ई अधिगम का आरंभ कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, रूस में, या फिर जापान में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट वन आपका ब्रिटेन हो जाएगा। ई अधिगम का आरंभ कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ई लर्निंग यानी कि ई अधिगम, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम शिक्षा का एक साधन है जिसमें शामिल किया जाता है आत्म प्रेरणा, संचार और दक्षता, ये सभी इसमें इंक्लूड हैं, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट तकनीकी से पाठ्यवस्तु का संचार किया जाता है, जिससे ज्ञान में वृद्धि की जाती है और छात्रों की जो उपलब्धियां हैं उनमें वृद्धि होती है। ये बात कहने वाले आपके अपने रोशन वर्ग हैं। कौन है? रोशन वर्ग हैं। चलिए, मूक का पूरा नाम क्या है? MWC का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑफलाइन कंटेंट, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैनेजमेंट ऑफ ऑनलाइन क्लास, या फिर ऑल ऑफ द अबव इसमें सही है? कौन सा राइट वन ऑप्शन है? क्या सारे सही हैं? ऑल ऑफ द अबव नहीं, इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, ये मूक का पूरा नाम है। मूक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मूक शब्द का प्रयोग किसने किया था? दवे कॉमियर ने किया था। किसने किया था? दवे कॉमियर ने किया था। कब किया था? 2008 में किया था। कब किया था? 2008 में किया था। ठीक है, चलिए, मूक शब्द से जुड़ा कौन सा शब्द
एक समय में अनगिनत विद्यार्थियों को कोर्स में प्रवेश देने की क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। कौन सा ऐसा शब्द है? क्या वो मैसिव है, ओपन है, ऑनलाइन है या फिर कोर्स है? चार ही शब्द इसमें आते हैं, तो वो आपका जो शब्द है वो मैसिव है। मैसिव शब्द जो है वो एक समय में अनगिनत विद्यार्थियों को कोर्स में प्रवेश देने की क्षमता को जो है इंडिकेट करता है, प्रतिबिंबित करता है। शिक्षण जो शब्द है टीचिंग, इसका मतलब क्या है? पढ़ना, लिखना, सीखना या फिर रटना। शिक्षण यानी कि टीचिंग, टीचिंग शब्द का मतलब क्या है? टीचिंग का मतलब होता है सीखना। टीचिंग का अर्थ क्या है यहाँ पे? सीखना। चलिए, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है? जो व्यक्ति पूरे जीवन में सीखता है या फिर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षण कहलाता है? क्या व्यक्ति की औपचारिक शिक्षा शिक्षण कहलाती है या व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा शिक्षण कहलाती है? तो शिक्षण का व्यापक अर्थ का मतलब होता है कि व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है। जो सीखना है, जो अधिगम है, वो जन्म से कब्र तक हमारी जाती है। हम जीवन भर सीखते रहते हैं। शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट आपके B.O. स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? B.O. स्मिथ ने दिए थे। ठीक है, बात क्लियर होती है। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। शिक्षण की अनेक विशिष्ट क्रियाओं को किसने बताया है? शिक्षण की जो अनेक विशिष्ट क्रियाएं हैं उनको बताने वाले कौन हैं? क्या वो कोमिसार हैं, गेज हैं, क्लार्क हैं या फिर ब्राउन हैं? कौन है? वो आपके कोमिसार हैं। ठीक है, शिक्षण को की अनेक विशिष्ट क्रियाओं को किसने बताया है? कोमिसार ने बताया है। शिक्षण एक पारस्परिक, क्या पारस्परिक अंतःक्रिया है या शिक्षण एक पारस्परिक कौशल है? शिक्षण एक पारस्परिक अवलोकन है या कॉन्सेप्ट है? शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण एक पारस्परिक अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण में शाब्दिक, वर्बल और अशाब्दिक, नॉन वर्बल का विश्लेषण किसने किया था? ये आपके ब्राउन, S.K. जंगीरा, B.K. पासी या फिर क्लार्क। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट इसमें से क्या हो जाएगा? बता दीजिए। राइट इसमें से आपके B.K. पासी हो जाएंगे। कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति में किसी चालू प्रक्रिया अथवा प्रणाली के बारे में अपेक्षित ज्ञान और समझ पैदा करना क्या कहलाता है? ये आपका अनुदेशन कहलाता है डियर फ्रेंड। क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति में किसी चालू प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जो रनिंग में है या ऐसी प्रणाली जो रनिंग में है, उसके बारे में अपेक्षित ज्ञान और समझ पैदा करना अनुदेशन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता किसे दी गई है? क्या प्रशिक्षण को दी गई है, प्रतिपादन, अनुदेशन या अनुबंधन? चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट इसमें से क्या रहेगा? शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर के प्रतिनिधि के रूप में जो मान्यता दी गई है वो अनुबंधन को दी गई है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसमें आपका राइट हो जाता है। किसने कहा? कौन है जिसने कहा कि शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है, बहुत ही विशिष्ट कार्य है, विशेष कार्य है, वेरी स्पेसिफिक वर्क इट इज? किसने? ग्रीस ने कहा, जंगीरा और अजीत सिंह ने कहा, क्लार्क या फिर एमिडन? कौन है वो आपके जंगीरा और अजीत सिंह है। कौन? जंगीरा और अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं। ये परिभाषा किसने की दी है? नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ये परिभाषा देने वाले डेविस हैं। कौन? डेविस। ऑप्शन सी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन इसमें सत्य है? देखिएगा, शिक्षण नीतियां शिक्षण कार्यों के किसी प्रतिमान की ओर संकेत करती हैं। जो शिक्षण नीतियां हैं वो शिक्षण कार्य के किसी प्रतिमान की ओर इंडिकेट करती हैं। शिक्षण नीतियां शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। शिक्षण नीतियां व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करती हैं। ये सारी ही बातें यहाँ पे सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तीन तो सही है लेकिन एक सही नहीं है। देखिएगा, शिक्षण नीतियां तथा शिक्षण विधियां दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिक्षण विधि में पाठ्यवस्तु महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को शिक्षण विधि कहते हैं। जो स्टेटमेंट इसमें गलत है वो आपका ए है।
क्योंकि शिक्षण नीतियाँ और शिक्षण विधियाँ ये एक दूसरे की पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो स्टेटमेंट इसमें है वो आपके राइट हैं, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है? देखिएगा, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है, बाकी सारे ही ऑप्शन शिक्षण नीतियों से संबंधित हैं। इसको तो डीप में अगर आप पढ़ेंगे तो जो हमारे नोट्स हैं उसमें दिया हुआ है हमने। देखिएगा, शिक्षण नीतियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इसमें पाठ्यवस्तु तथा उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सूक्ष्म उपागम का अनुसरण किया जाता है। इसमें व्यवहारों और संबंधों का स्थान महत्वपूर्ण है। कौन सा इसमें है जो शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है ये शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है, ये शिक्षण विधियों से संबंधित है। अगर यहाँ पे शिक्षण विधियां लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि इसमें सूक्ष्म उपागम का जो अनुसरण है वो शिक्षण विधियों में किया जाता है, शिक्षण नीतियों में नहीं। बाकी तीनों ऑप्शन आपकी शिक्षण नीतियों से रिलेट करते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि, देखिएगा, एक सेकंड सॉरी, क्वेश्चन इसमें कुछ मिस्टेक डाउट सा लग रहा है, सॉरी। इसमें इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करते हैं कि शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं पूछ रहा है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर है वो बी जाएगा। इसमें पाठ्यवस्तु और उसका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आपका जो है शिक्षण नीतियों से संबंधित नहीं है, ये आपका शिक्षण विधियों से संबंधित है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है शिक्षण नीतियों को मुख्य रूप से किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो शिक्षण नीतियों को मुख्य रूप से आपका जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों में भी इसको जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकरण इसका प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में भी इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड आपसे कहना चाहेंगे क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नोट्स नहीं लिए अभी तक तो नंबर दिया गया है, यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको जो पेपर 3 एंड 4 है इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा कंटेंट मिलेगा। जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसके सिर्फ एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं, ये कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कथन आपका डेविस का है, डेविस ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू क्लासेस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।